आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत और फैमिली कोर्ट की। तो ये क्या है हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप बोलते हैं ना पीडीएफ, तो यहाँ पे मैं डेली अपलोड करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दोस्तों, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक पार्ट 6 में यह लिखा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो होंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। समझ गए। अब ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। समझ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसके बाद स्टेट्स में हमारा हाई कोर्ट है। अभी 25 हाई कोर्ट्स है स्टेट्स में। फिर आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और सेशन कोर्ट्स की हम इसमें बात करेंगे। समझ रहे हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, जो सिटीज में काम करते हैं, उन्हीं को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है। ये चीज आप समझे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स और सेशंस कोर्ट की, देखिए तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट को देखेगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे भारत के केसेस को देखता है, मतलब पूरे इंडिया का जो सबसे ऊपर जो जुडिशियल अथॉरिटी वो सुप्रीम कोर्ट, सबका बाप। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट। स्टेट में हाई कोर्ट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, सेशन कोर्ट को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट। समझ रहे हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके पास ओरिजिनल और अपैलेट जुरिस्डिक्शन दोनों ताकत होती है। जो दोनों जुरिस्डिक्शन इसके पास होते हैं सिविल और क्रिमिनल में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट दो में डिवाइड होता है। एक है हमारा सिविल और एक है हमारा क्रिमिनल। तो अब हम देखते हैं सिविल और क्रिमिनल। देखिए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट जो, मतलब अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो ये सिविल है और ये क्रिमिनल है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर्स को देख रहा है, ठीक है, सिविल मैटर्स को देख रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, समझ रहे हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। और अगर ये क्रिमिनल मैटर को देख रहा है, क्रिमिनल मैटर्स को देख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेशंस जज। ओके, ये चीज आप समझे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके पास पूरी जुरिस्डिक्शन होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों होती है। ठीक है, जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो उसको सुपरवाइज करता है। और कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से भी नीचे आते हैं, कोई भी अगर ऐसी अपील आती है जिसको चेंज करना हो, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज चेंज कर सकता है। ठीक है, सेशन जज की बात करें, सेशन क्रिमिनल मैटर्स में डील करता है। मैंने बताया ना, ध्यान से इसमें देखिएगा दोस्तों। देखिए, जो यहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दो तरीके के केसेस आते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जब सिविल केसेस की बात करें तो जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। जब क्रिमिनल की बात करें तो जज को हम सेशन जज बोलते हैं। समझ गए। तो ये चीज, अब अगर अभी हमने डिस्ट्रिक्ट जज की पूरी बात कर ली, सेशन जज की बात करें दोस्तों, सेशन जज क्या करेगा, क्रिमिनल मैटर से डील करेगा। क्रिमिनल मैटर जब किसी ने कोई क्राइम किया है, क्राइम किया तो उसको सजा मिलेगी। डेथ पेनाल्टी जो है, डेथ पेनाल्टी याद रखिएगा, जब भी सेशन कोर्ट जो है वो डेथ पेनाल्टी देता है तो हमेशा हाई कोर्ट अप्रूव करता है। अगर हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा तो डेथ पेनाल्टी को मंजूरी नहीं दी जाती है। समझ रहे हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट होता है वो हाई कोर्ट ही कंफर्म करता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी, जो डेथ पेनाल्टी होती है। समझ गए। अगर 7 साल की सजा, 7 साल तक की सजा जो है वो क्रिमिनल केसेस में दी जा सकती है। ठीक है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 7 साल तक की सजा ये क्रिमिनल केसेस में सेशंस कोर्ट में दी जा सकती है। इससे ज्यादा की सजा फिर आपको हाई कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सबसे लोएस्ट लेवल पे दोस्तों आपको पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है ना, सबसे लोएस्ट लेवल पे ये 3 साल तक की दे सकते हैं। समझ गए। तो ये एक तरीके से ढांचा है हमारे कोर्ट्स का, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का ढांचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट ये सब गवर्नर के पास होता है। ठीक है, गवर्नर जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्विस में हुई है, फिर 7 साल तक ये एडवोकेट या फिर प्लीडर रहा हो, ठीक है। हाई कोर्ट ने इसको रिकमेंड किया हो अपॉइंटमेंट के लिए। फिर और चीजें देख लीजिए दोस्तों, अदर जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं। अदर जजेस में भी दोस्तों यही चीज है कि गवर्नर जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, ठीक है। अब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है, देखिए कंट्रोल जो होता है और अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो दूसरे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है, ठीक है। हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। और यहां पे जो इंटरप्रिटेशन होता है, देखिए कोर्ट्स आर ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन किसका? इंटरप्रिटेशन कानून का, इंटरप्रिटेशन संविधान का। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो इंटरप्रेट करेगा, कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं, कोर्ट समझाते हैं, ठीक है ना। तो अब कोर्ट कैसे समझाएंगे? जजेस के थ्रू समझाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन की भी ताकत इनको दी है। उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट के बारे में समझ गए। अब हम जानते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के बारे में। आर्टिकल 39A, ठीक है, ये बोलता है जो गरीब है ना, गरीब हैं उनको पूरा राइट है कि उनको लीगल एड दी जाए। मतलब अगर कोई गरीब है, उसकी जमीन छीन ली जाती है, ठीक है, अब उसकी जमीन छीन ली गई, कोई भी केस हुआ, उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसके साथ मारा पीटी हुई है, तो अब गरीब केस करेगा। उसके बाद यही ताकत है, पुलिस में जाएगा, पुलिस एफआईआर दायर करेगी, फिर केस होगा, ठीक है, केस होगा बाकायदा। अब इनके पास पैसा तो होता नहीं है, गरीबों के पास कहां, उनको तो रोजी रोटी चलाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो केस लड़ने का कहां से पैसा आएगा? तो उसके लिए बनाया गया नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। 1987 में बनाया, 1995 में इसने पूरा नेटवर्क जो है, यूनिफॉर्म नेटवर्क जो है वो डेवलप किया। इन गरीबों को जस्टिस मिले, लीगल सर्विसेज मिले, फ्री लीगल एड मिले। केस लड़ना है तो हम वकील देंगे, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, परेशान मत हो, ये देखता है नालसा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नालसा का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि उन लोगों को लीगल एड दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स चलते हैं नालसा के ही तहत। मेन फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, फ्री लीगल सर्विसेज दे, जो पर्सन एलिजिबल हो, हर किसी को नहीं, कोई भी गरीब बन के आ रहा है, कोई भी परेशान है तो उसको फ्री सर्विस नहीं, जो वाकई में गरीब है उनको फ्री लीगल सर्विस दे। लोक अदालत को, अभी लोक अदालत की अभी हम बात करेंगे, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। लीगल अवेयरनेस कैंप चलाए जा सके। लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं, गरीबों को थोड़ी ना पता है। तो उनको अवेयर करने के लिए बताया जाए कि आपके ये राइट्स हैं, ये आपके राइट को कोई छीन नहीं सकता है। फ्री लीगल सर्विस में क्या आता है? कोर्ट फी होती है, आप केस करते हैं, आपको पैसा भरना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2-3 लाख खर्चा है, समझ लीजिए, समझिए कि सब फ्री में हो जाता है, ठीक है, लेकिन गरीबों के लिए फ्री है। तो यहां पे कोर्ट फी लगती है, प्रोसेस फी लगती है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब यही नालसा देती है, ठीक है। जो लॉयर्स होते हैं फ्री में काम करते हैं, लॉयर्स जो गरीबों के लिए लड़ेंगे केस, वो फ्री में लड़ेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट कॉपीज लगती है वो सब फ्री होता है, पेपर वर्क पूरा फ्री, एवरीथिंग इज फ्री फॉर द नीडी इन दिस नालसा। समझ गए? कौन कौन एलिजिबल है इसमें? जो औरतें हैं, जो गरीब औरतें और बच्चे एलिजिबल हैं, SC STs के मेंबर, इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो डिजास्टर के, जिनके ऊपर प्राकृतिक आपदा आई है, जिनके ऊपर वायलेंस हुआ है, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, सब इसमें कवर्ड होता है। जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो कस्टडी में पर्सन है, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको पकड़ के ले गई है, यहां पे पुलिस पकड़ के ले गई है, गरीब है वो, ठीक है, और उनका मुकदमा चल रहा है, तो उनको भी नालसा फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी आपको बता दूं कि कोविड-19 में अभी 15,000 जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको रिहा करवाया है नालसा ने। इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, बिना बात के अंदर बंद थे, तो 15,000 ऐसे कैदियों को जो अंडर ट्रायल्स थे, ठीक है ना, तो उनको रिहा करवाया, ठीक है। जिन लोगों की इनकम 1 लाख तक है या इससे कम है, उनको फ्री सर्विस दी जाती है, समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 1,25,000, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख से कम है तो आप नालसा जा सकते हैं, वहां पे अप्रोच कर सकते हैं और आपका केस लिया जाएगा, ठीक है।
ये सब देखिए आपको पता नहीं होगा। अब देखिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का कितना ज्यादा आपको सब कुछ पता चल रहा है। ये सब आपको पता था, नहीं पता था? कितने लोगों की जिनको नहीं पता होगा। सब कुछ फ्री है हमारे यहां, सबके प्रावधान है, पता नहीं है लोगों को। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद लोक अदालत की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर दी, अब हम लोक अदालत और फैमिली कोर्ट्स की बात करेंगे। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है मोहल्ले में, घर में, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर कोई क्या कहता है, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, चलो कोर्ट, आओ कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट पड़ोसी का झगड़ा सुलझाने के लिए तो बैठे नहीं है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बिना बात के होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पे केसेस हो जाते हैं, और बिना बात के इतने सारे केसेस आ जाते हैं। भाई कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है ना कि भैया ऐसे केसेस लाओ जो इंपॉर्टेंट हो, है ना? तो अब उनका क्या करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, जैसे पार्किंग, मैंने अक्सर देखा कि पार्किंग पे झगड़ा हो जाता है। अब किसी की जगह है, वहां पे किसी ने कार खड़ी कर दी, झगड़ा हो गया, वो कार नहीं हटा रहा। अब भाई उस इंसान का कहना सही है कि मेरी जगह है, आप क्यों खड़ी कर रहे हो? अब वैसे टेक्निकली तो इतना इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है ना? खड़ी कर दी तो खड़ी कर दी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। लेकिन कानूनी तौर पे वो सही है, किसी इंसान का घर है, आप उसकी जगह पे क्यों खड़ी कर रहे हो? कानूनी तौर पे सही है, आप ह्यूमैनिटी के तौर पे तो वो सही इतना नहीं होगा, ठीक है? तो अब कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे आप, कोर्ट जाते हैं लोग, उसके लिए बनाई गई है लोक अदालत। लोक अदालत क्या करती है, जो इस तरीके के केसेस आते हैं इनको हैंडल करती है। इससे कोर्ट का, जो बड़े कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट और जो सिविल और इधर सेशंस कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनका टाइम बचता है कि कोर्ट जाने से पहले ही इसको सॉल्व कर दो। ये प्री लिटिगेशन कोर्ट है, जो कि कोर्ट के पहले नहीं आया, कोर्ट के पहले लोक अदालत बिठाई जाती है। मतलब कोई भी मैटर हुआ, जैसे पड़ोसी का झगड़ा हुआ, कोर्ट नहीं जाओ, लोक अदालत चले जाओ, तो कोर्ट जाने से पहले ही आपका मैटर सॉल्व हो गया, खत्म बात, सब कुछ पीसफुली हो गया, सब कुछ अच्छे से निपट गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब हर कोई खुश। लोक मतलब ही पीपल्स होता है, पीपल्स कोर्ट। और ये एंशिएंट इंडिया का कंसेप्ट है। पहले जो था, पहले जमाने में इसी तरीके की लोक अदालत जो है वो बिठाई जाती थी, समझ गए? तो ये चीज है, ये एक तरीके से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या? डिस्प्यूट का अल्टरनेटिव निकालना, एक दूसरा मेथड निकालना। कानूनी प्रक्रिया क्यों, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस क्यों, जब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड निकालो। हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है? इंडियन कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, ओवरबर्डन्ड है, बैकलॉगिंग है, क्यों और केसेस बढ़ाना? लोक अदालत में सब कुछ सुलटा लो, समझ रहे हैं? तो अगर लोक अदालत की बात करें, इसमें एक, अरे यार चलो कोई नहीं, मुझे लगता है 2-3 पीपीटी शायद मैं एडिट करते हुए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आई थिंक एक पीपीटी इसमें मिस हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, मैं मतलब एक स्लाइड इसमें एक दो स्लाइड इसमें मिस हो गई है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, थोड़ा बुक से भी रेफर कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है? मतलब क्या है लोक अदालत। तो लोक अदालत, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये लोक अदालत है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है, बनाई क्यों गई है, रीजंस और बेनिफिट्स क्या है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो लोक अदालत में कौन कौन जा सकता है ये हमको देखना है ना? यहां पे देखिए ये लोक अदालत जो है ये हर स्टेट में होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, ये बोला है कोर्ट ने। ये नेटवर्क बनाओ बाकायदा लोक अदालत का, ठीक है ना? और लोक अदालत में एक जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वो चेयरमैन होता है, और बाकी लॉयर्स और सोशल वर्कर्स इसके मेंबर होते हैं, और इसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। कोई भी कोर्ट, कोई भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, तो लोक अदालत में उसको ले आओ, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मैटर्स आते हैं, इसमें कभी फैमिली डिस्प्यूट आते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं, लैंड एक्विजिशन केसेस आते हैं, लेबर डिस्प्यूट, ऐसे बहुत सारे, वर्कर्स कंपनसेशन केसेस, ढेर सारे केसेस आते हैं। कोर्ट ना जाओ, उससे पहले ही सुलटा लो, यहां पे, समझ रहे हैं? तो एक तरीके से लोक अदालत जो है वो बहुत ही एफिशिएंट है, इसका स्पीडी, ये स्पीडी मैकेनिज्म है कि कोर्ट नहीं जा रहा, फटाफट इसको रिजॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ही, ठीक है? लेकिन हर केस में इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, समझ गए? तो ये चीज है, जो पार्टीज है वो एग्री करती हैं कि हम दोनों इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। और इसका स्पीडी, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, स्पीडी रेजोल्यूशन होता है, फटाक से रेजोल्यूशन किया जाता है, ठीक है? जो पार्टी है, एक पार्टी है, जैसे दो पार्टी के बीच में केस हुआ, मान लीजिए लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण का केस हुआ, तो एक पार्टी जो है एप्लीकेशन डालेगी लोक अदालत में, और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई होगी, ठीक है?
तो कोर्ट जाने से पहले लोक अदालत लोग जाते हैं। ओके, ये चीज आप समझे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि पैसे नहीं लगते, नो कोर्ट फी। समझ गए? पैसे बिल्कुल नहीं लगते, सब कुछ फ्री फंड में होता है। ठीक है। दूसरा जो है वो स्पीडी ट्रायल होता है, तुरंत ट्रायल किया जाता है, बहुत ही जल्दी इसमें फैसला आता है। अब देखिए, स्पीडी ट्रायल की बात करें तो आपको पता ही है, स्पीडी ट्रायल का जो इशू है वो बहुत वक्त से हमारे चलता आ रहा है। कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है और उनका स्पीडी ट्रायल, अब उसके लिए बोला गया है कि जो कोर्ट है, ठीक है, उसमें बाकायदा मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेवलप करो ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके। लेकिन लोक अदालत में बहुत जल्दी स्पीडी ट्रायल होता है। तीसरा दोस्तों बेनिफिट यह है कि इसका जो लोक अदालत फैसला देगा वो पार्टीज पे बाइंडिंग होगे, मतलब उसके इस केस को, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और ये किसी सिविल कोर्ट में नॉन अपीलेबल है। ठीक है। तो ये चीज है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और एक तरीके से फ्री है। समझ रहे हैं? तो ये बेनिफिट्स हैं। अब रीजन क्या है? रीजन इसीलिए है, एक तरीके का ये इनोवेटिव मैकेनिज्म है। साथ ही साथ वो लोग जिनको पैसे जो नहीं खर्च कर सकते, जो गरीब लोग हैं, वो लोग अदालत में चले जाए। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, ये उन लोगों को जस्टिस देता है, ताकत देता है जिनके पास पैसे नहीं है। और इसमें भी बाकायदा जज बैठ रहे हैं, वकील हैं, सब लीगल प्रोसेस पूरा वही है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी, ड्रॉबैक ये है कि अक्सर क्या होता है, कई बार लोक अदालत में जो फैसला आया उसके बाद फिर पार्टी एक दूसरे से लड़ने लगती है और फिर वो कोर्ट चली जाती है। और इस बार वो लोक अदालत नहीं जाते, वो लोग जाते हैं कोर्ट, ये सब ऑर्डिनेट मतलब सिविल कोर्ट जाते हैं, या क्रिमिनल केस होता है तो क्रिमिनल कोर्ट, मतलब सेशंस कोर्ट। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार इससे पहले तो डायरेक्ट कोर्ट चले जाते, लोक अदालत का भी टाइम खाया, कोर्ट का भी टाइम खाया। तो ये इसका क्रिटिसिज्म होता है कि कई बार इसके फैसलों को माना नहीं जाता है, मतलब कई बार फिर पार्टीज एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अब हम फैमिली कोर्ट की बात करते हैं। 1984 जो है, 1984 में फैमिली कोर्ट को बनाया गया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हुई तो आप जाइए फैमिली कोर्ट्स, वहां पे भी बेसिकली ये सब इसीलिए बनाया गया है ताकि आप कोर्ट ना जाए, है ना, कोर्ट से पहले ही आपका मामला जो है वो सेटल हो जाए। समझ गए? तो ये अच्छा है। ठीक है। मतलब इस तरीके के मैटर्स जो है, जो फैमिली मैटर्स है, वो फैमिली कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं। तो फैमिली कोर्ट की बात करें दोस्तों, ठीक है, इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस यही है कि इधर फैमिली जो डिस्प्यूट होते हैं उसका जो सेटलमेंट है वो इन फैमिली कोर्ट्स में हो जाए। ठीक है। और जो रिजल्ट्स हो वो सही हो, अच्छे रिजल्ट्स हो, डिजायरेबल रिजल्ट्स हो। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि फैमिली में कई बार दिक्कत होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मेंबर्स के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है। पारिवारिक कभी कभी जो झगड़ा है वो खूनी झगड़ा बन जाता है। ठीक है। तो कोर्ट में मत जाओ, आपस में ही सुलझा लो। तो उसके लिए बाकायदा फैमिली कोर्ट, ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं। तो यहां पे जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको फैमिली कोर्ट हर शहर में डेवलप करने हैं। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है और ये बताया गया है। तो जितने भी मैटर्स होते हैं फैमिली में के, आप यहां पे ला सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो ऐसी वेलफेयर एजेंसीज है, ठीक है, जो एक्टिविस्ट है वो काम करते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। वो भी आपको केस लेके इन फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे। समझ गए? तो ये सारी अब बेनिफिट्स वही है कि बेनिफिट इसका अगर कुल मिला के देखें तो यही है कि इन कोर्ट में जल्दी रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। जो आपका केस है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम पैसों में, पैसे क्या बिल्कुल लगते ही नहीं है, आपका जो मामला है वो निपट जाएगा, है ना। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट चैप्टर 35 इज कंप्लीटेड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।